मेरे लिए थ्योरी नहीं है। और मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि हम अकेले रह गए हैं, कि हम फौजी अकेले रह गए हैं रोने के लिए। जा जाए जमीन से, समुद्र से, हवा मार्ग से मैं जाऊंगा। अगर मुझे मरना पड़े तो मैं मरूंगा। मैंने बहुत लोग मरते देखे हैं और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, आप प्लीज, मैं आपके आप जो कुछ भी करती हैं, आप कम से कम प्लीज मेरी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए इस बुड्ढे को। मुझे सुन लीजिए आप हमारे जवानों की कदर करिए जो मर गए हैं। ओके, आप उनको कुछ नहीं दे सकते, कोई पेंशन नहीं चाहिए, वो मर गए हैं। आइडिया कि हम आप समझ गए की कदर, आप ये कदर तो कीजिए, क्योंकि आपसे कि हम, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपसे कि हम शहीदों, ये मेरे लिए थ्योरी नहीं है, मेरे लिए थ्योरी नहीं है। और मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि हम अकेले रह गए हैं, कि हम फौजी अकेले रह गए हैं रोने के लिए। आप अकेले नहीं है, नो आप अकेले नहीं है। जीडी बख्शी, लेट मी टेल यू, जीडी बख्शी, आई वांट टू से दिस टू जीडी बख्शी, आप अकेले नहीं है। जीडी बख्शी and soldiers like him are the face of the Indian patriot, not O.P. Sharma. And let all those people who want to do that stereotype because it is convenient for them, GD Bakshi, to do that. They want to get away by doing that. Let them know that you are not alone, because people of this country have spoken up. And as far as Ajay Alok is concerned, I want to tell you, Ajay Alok, this argument of extreme nationalism. Let me tell you this. Is it extreme nationalism to ask you to stand up in the beginning of a movie? बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी जानते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आगे तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं। आजादी की कमी है इस देश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदेद। सामने ग्राम, आज से अगर चंद साल पीछे जाएं तो आपको भारत का पूरा प्राइम मीडिया उनके सोशल मीडिया समेत पाकिस्तान को ये ताने देता नजर आ रहा था कि हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा करके रख दिया है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम पर ऐसा कड़ा वक्त भी आया है जिसमें हम बिल्कुल तनहा रह चुके थे। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर रही थीं। पाकिस्तान के अंदर उनके एजेंट्स दंदनाते फिर रहे थे, लेकिन फिर पूरी पाकिस्तानी कौम ने अल्लाह ताला के फजलो करम से यकजान होकर इस अफरेद का मुकाबला भी किया और अपने ताल्लुकात दूसरे मुमालिक से बेहतर भी बनाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी ना सिर्फ पाकिस्तान की बात तस्लीम करती हैं, बल्कि उन्हें अब पाकिस्तान की जरूरत भी है। अब चलते हैं भारत की तरफ। पाकिस्तान को ताने देने वाले भारत के अब क्या हालात हैं। चीन उन्हें बुरी तरह एक तरफ से पीट रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जांबाजों ने भी उन्हें गिरबान से पकड़ा हुआ है। नेपाल, भूटान और मालदीव जैसी छोटी कुव्वतें भी अब भारत को आंखें दिखा रही हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ बीबीसी की एक रिपोर्ट शेयर की जाएगी जो न सिर्फ कई हकीकतें आप पर वाज़ेह करेगी, उसके साथ हमारे चैनल पर मौजूद उन भारतीय लोगों की आंखें भी जरूर खुलेंगी जो अब भी अपने गोदी मीडिया की बातों पर यकीन करते हैं। बीबीसी रिपोर्ट ने सारा कट्टा छट्टा नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी का खोल कर रख दिया है कि कैसे पिछले कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता करके भारत के तमाम पड़ोसी मुमालिक में चीन और पाकिस्तान अपना असर रसूख न सिर्फ बढ़ा रहे हैं, बल्कि अब इन मुमालिक की हुकूमतें भी पाकिस्तान और चाइना की आंखें बंद करके हिमायत और यकीन करती हैं। बीबीसी हिंदी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के कई बार इन मुमालिक के दौरा करने के बावजूद अब इन मुमालिक में भारत का असर रसूख ना होने के बराबर है। खासकर नेपाल और मालदीव में एक वक्त था जब भारत के इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन अब चीन वहां पर इतना मजबूत हो चुका है कि नरेंद्र मोदी इतने दौरे करने के बावजूद, उनकी इतनी ज्यादा इमदाद करने के बावजूद उनसे कोई भी बात मनवाने की पोजीशन में नहीं है। नेपाल जो भारत के पड़ोस में वाहिद हिंदू रियासत था,
अब उसने न सिर्फ भारत को धमकाना शुरू कर दिया है, बल्कि एक ऐसा नक्शा भी पास किया है जिसमें वो इलाके जो भारत अपनी मलकियत करार देता है अपने नक्शे में डाल दिए हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका की नई हुकूमत, जो राजापाक्से के आने के बाद भारत नवाज समझी जाती थी, उसने भी अब भारत को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बाद भारत में कई सवालात उठने लग चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी जो मनमोहन सिंह की हुकूमत खत्म होने के बाद ये ऐलान करता फिर रहा था कि मेरे आने के बाद भारत की तमाम फॉरेन पॉलिसीज चेंज होंगी और वही कुछ होगा जो भारत के मफाद में होगा। भारत के लोग भी अब ये समझना शुरू हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा नाहिल हिंदुत्व का पैरोकार उन पर मुसल्लत हो चुका है, जो जितना ज्यादा वक्त भारत में लगाएगा उतना ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचेगा। आइए बीबीसी हिंदी की वो रिपोर्ट देखते हैं, जिसके बाद आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान और चाइना कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर किए हुए हैं और कैसे उन इलाकों और मुल्कों में जहां पर भारत के पंजे बड़ी मजबूती से गड़े हुए थे, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कैसे वहां से भारत का असरो रसूख खत्म किया। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑफ द स्क्रीन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी कि वो विदेश नीति की राह अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह से अलग ले जाएंगे। लेकिन क्या विदेश नीति के मोर्चे पर सब कुछ ठीक ठाक है? अगर पड़ोसी देशों और दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति का आकलन करें तो कई झटके लगे हैं। बाकी सरकारों की तरह पाकिस्तान से इस सरकार में भी संबंध अच्छे नहीं हुए हैं। पूर्व राजनयिक और जेडीयू नेता पवन वर्मा कहते हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध खराब सभी सरकारों के जरूर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कुछ कंफ्यूज्ड है। पाकिस्तान से बात होगी या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मिलते हैं तो विदेश में किया गया तो उसका ऐसा प्रचार प्रसार किया गया मानो पाकिस्तान को कितना नुकसान कर दिया गया है। भारतीय विदेश नीति के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने द डिप्लोमैट को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, डोकलाम पर हो सकता है भारत के मन में सामरिक संतोष जैसा भाव हो, लेकिन चीन ने चालाकी से इसमें रणनीतिक स्तर पर जीत हासिल की है। चीन विवादित इलाकों में निर्माण कार्य कर रहा है। इन सबके बीच अब भूटान अपनी सुरक्षा को लेकर भारत पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेगा। दक्षिण एशिया और इसके करीब के देशों से भारत दूर हुआ है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान में भारत की स्थिति कमजोर हुई है। ऐसा भारत की दूरदर्शिता में अभाव के कारण हुआ है। शुरू में मोदी ने मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन आगे चलकर चीजें नाकाम रहीं। कई आलोचकों का कहना है कि भारत की विदेश नीति में भू राजनैतिक दूरदर्शिता के अभाव के कारण ही उसका प्रभाव अपने इलाके में भी उस तरह से नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस की जिन नीतियों की आलोचना करती थी उस पर खुद बुरी तरह से नाकाम होती दिख रही है। मोदी सरकार अमेरिका के लिए सब कुछ दांव पर लगा रही है, लेकिन अमेरिका ईरान से तेल आयात नहीं करने दे रहा, रूस से हथियार नहीं खरीदने दे रहा। जिस रूस ने भारत को रक्षा मामलों में वो तकनीक दिया जिसे वो खुद इस्तेमाल करता है, लेकिन इस रिश्ते को लेकर एक किस्म की बेफिक्री दिख रही है। भारत भूषण कहते हैं, न आप एनएसजी के मेंबर बन पाए, न पाकिस्तान से किसी को ला पाए। मालदीव में चीन बुरी तरह से जम चुका है, आप अपने हेलीकॉप्टर तक नहीं रख पा रहे। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी से आपका कोई संबंध नहीं है। डोकलाम में जो हुआ उससे भूटान का भी मिजाज आपको लेकर खराब है। वो आप पर भरोसा करने से पहले कई बार सोचेगा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत विदेश नीति के मामले में सूझबूझ दिखाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई दूरदर्शिता है ही नहीं। कई आलोचक तो मानते हैं कि ईरान दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन उसका अपना एक प्रभाव है। ईरान की तुलना में भारत बहुत बड़ा देश है, पर उसका अपने भी इलाके में प्रभाव नहीं है। मालदीव में अब्दुल्ला यामीन की सरकार आने के बाद से भारत की स्थिति वहां काफी कमजोर हुई है। मसला केवल मालदीव का नहीं है, चीन का प्रभाव श्रीलंका और नेपाल में भी बढ़ रहा है। 2015 में श्रीलंका में चुनाव हुए तो मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति बने। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की तुलना में मैत्रीपाला को भारत का करीबी माना जाता था। 2017 में श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौंप दिया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 2 बार श्रीलंका जा चुके हैं। जब हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने चीन को सौंपा तो मोदी सरकार की आलोचना हुई थी कि वो श्रीलंका में चीन के प्रभाव को रोकने में नाकाम रही। नेपाल के साथ भी मोदी के 4 साल के शासनकाल में संबंध खराब हुए हैं। 2015 में भारत की अनौपचारिक नाकेबंदी के कारण नेपाल जरूरी सामानों की किल्लत से लंबे समय तक जूझ रहा था। ये नाकेबंदी नेपाल के नए संविधान पर मधेसियों की आपत्ति के कारण हुई थी। नेपाल में मधेसियों की जड़ें भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी हैं। इस दौरान नेपाल की राजनीति में भारत के खिलाफ
एक किस्म का गुस्सा पनपा और चीन से सहानुभूति पैदा हुई। नेपाल चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में भी शामिल हो गया। सार्क देशों में भूटान को छोड़ सभी देश चीन की इस परियोजना में शामिल हो गए हैं। ये भारत के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन भारत यहां भी अमेरिका को समझाने में नाकाम रहा कि वो ईरान से तेल आयात करेगा। ईरान में भारत चाबहार पोर्ट विकसित करना चाह रहा है, लेकिन इसके लिए भारत को अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होना होगा। बांग्लादेश में इसी साल दक्षिणी और उत्तरी बांग्लादेश को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल को चीन बना रहा है। 6 किलोमीटर लंबा ये पुल दोनों इलाकों को सड़क और रेल के जरिए जोड़ेगा। ये सेतु पद्मा नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक है। भारत को उस वक्त और तगड़ा झटका लगा जब बांग्लादेश ने ढाका स्टॉक एक्सचेंज के 25% हिस्से को शंघाई और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज को 11 करोड़ 90 लाख डॉलर में बेच दिया, जबकि भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दिया था। आखिर भारत को इतने झटके क्यों लग रहे हैं? पवन वर्मा कहते हैं, वर्तमान सरकार की विदेशी नीति में एक रणनीतिक अभाव है। हम एडहॉक पॉलिसी पर चल रहे हैं। हम रिएक्टिव हैं, जबकि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ तो एक रणनीतिक सोच का खास अभाव है। चीन का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, उससे साफ है कि कूटनीतिक असफलता हम झेल रहे हैं। चाणक्य के देश में कूटनीति बिना रणनीति के चल रही है। मालदीव में इतना कुछ अचानक तो नहीं हुआ। हर चीज की पृष्ठभूमि पहले से तैयार होती है। लेकिन भारत क्या कर रहा था? मालदीव से हमारा प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया है।